वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम, जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज जुड़े हुए खास सभी मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम आज के खास मेहमानों का हम परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी दाऊ नंद कुमार बघेल जी, हम सबके प्रिय जिनको हम दाऊ जी कहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री छविलाल रात्रे जी जो सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहले वो मिनिस्टर थे, वहाँ से एमएलए थे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरिफ जी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हमारे इस लाइव चैनल में बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज का जो हमारा दूसरा एपिसोड है, वह भारत की जनगणना को लेकर है और आज तक भारत देश में 15 बार जनगणना हो चुकी है और आगामी अभी हमारी जनगणना की शुरुआत होने वाली है। और इस जनगणना में जातीय आधारित जनगणना की जो माँग चल रही है और दूसरी तरफ जो करोड़ों आदिवासी लोग हैं, वो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग अपने आप को जोड़ करके इस जनगणना में लिखना चाहते हैं, किंतु उन्हें हिंदू धर्म में थोपने की भी बात आ रही है। मैं पहला सवाल के साथ में दाऊ नंद कुमार बघेल जी के पास जाना चाहूँगा। दाऊ जी, जिस ढंग से जो आगामी हमारी जो जनगणना शुरू की जा रही है, इसकी पारदर्शिता ना तो आम जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है और ना ही जाति आधारित जनगणना की जाएगी, नहीं की जाएगी। संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी के जो जनसंख्या निरूपित की गई है, उसके आधार पे जनगणना की जाएगी, नहीं की जाएगी। ये किसी भी प्रकार का स्पष्ट जानकारी हमारे देश की जनता को नहीं हुई है। क्या कहना है? आपका प्रथम वक्तव्य के रूप में हम जानना चाहते हैं। इसमें हमारा ये कहना है कि ये सरकार से पर कोई विश्वास नहीं है और ये पूरा फ्रॉड करेगा और पूरा चालाकी करेगा, उसमें हेर-फेर करेगा। हमारा ये कहना है कि या तो ये सरकार करे मत, हम नई सरकार बना लेंगे तब फिर करेंगे और यदि करता है तो सबको पावती दे और जिससे हम उसको चेक कर सकें और जब तक के पावती नहीं होगा वो इनवैलिड होगा। दूसरा ये है कि हम हिंदू नहीं हैं, इस देश की जनता हिंदू नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर से नहीं आए हैं और हम गुलाम नहीं हैं। हर्षवर्धन के राज्य में 6वीं शताब्दी में जब उसका पतन हुआ बुद्ध धर्म का और ब्राह्मणी धर्म आया, तो यहाँ के सारे लोगों को गुलाम बनाया और यहाँ के लोगों को हिंदू कहा। हिंदू का अर्थ वो है गुलाम, ये अरबी शब्द है। जब अरब के लोग आए तो उस ढंग से ये लोग हिंदू शब्द की व्याख्या किए, तो हम हिंदू नहीं है। हिंदू ये कॉलम में हमारा नाम ना लिखा जाए। ठीक। हेलो। मैं अगले सवाल के रूप में पूर्व मंत्री छविलाल रात्रे जी के पास हम रखना चाहेंगे। रात्रे जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी। हेलो। जी सुन रहा हूँ। जैसा कि भारत में जो जनगणना अभी तक 15 बार हुई है और आगामी 2021 की जनगणना अभी शुरू होने वाली है। इस जनगणना में जो जाति आधारित जनगणना की जो मांग की जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो मानव ये जनगणना में अभी हमारे लोगों को ये लोग हिंदू मान रहे हैं। हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? ना पहले हिंदू रहे हैं, ना भी ये हैं। और इसको ये जाति आधार पे अलग-अलग जाति के अनुसार से होना चाहिए। हिंदू में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हिंदू को एक प्रकार की मैंने गाली है, जिसको ये लोग आज हिंदू अपनाए हैं। और हमें जब हिंदू मान रहे हैं तो हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव, ऊंच-नीच, गैर बराबरी क्यों? आज हम भी माने मनुष्य हैं, हमें भी इंसान बनाया है। जब हम भी इंसानियत की नियत से हम जिंदगी जी रहे हैं, मानव हैं, लेकिन हमारे साथ में भी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच-नीच, गैर बराबरी है। उनके मंदिर में अभी भी हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हिंदू कैसे हैं?
तो ये हिंदू आधारित मैंने जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ना पहले हम हिंदू थे, ना अभी भी हम हिंदू हैं, ना हम हिंदू रहेंगे। बल्कि हम मैंने बौद्ध हैं, हमारे पूर्वज भी मैंने बौद्ध रहे हैं। बौद्ध आधारित हमारी मैंने जनगणना होना चाहिए, ये मेरे कहना है। अब मैं बताना चाहूंगा उदय जी, जैसे कि मैंने इस 25-30 साल मैंने पहले की बात कर रहा हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं अपने जीवन काल में लाखों व्यक्तियों का मैंने इलाज किया है। मैं जब कभी भी किसी रोगी के यहाँ जाता था, मरणासन्न अवस्था में रहते थे, तत्काल इलाज की जरूरत होती थी, लेकिन हमें वहां जाने पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। मैं इस स्टेटिस को ले करके रोगी के पास में इलाज करने जाता था। अगर रोगी सफेद कपड़ा पहने रहते थे तो यहाँ तक के मुझे रुकवा देते थे, रुकिए डॉक्टर साहब करके, तो क्यों क्या हुआ करके। फिर वो लोग क्या है कि वो सफेद वाले कपड़े को कपड़ा बना करके उसको इलाज करवाते थे। इस किसी को अच्छा एक खाट में कोई चारपाई में सोया हो तो ये खाट अछूत हो जाएगा, छुआ जाएगा करके, यहाँ तक कि उसको जमीन में लेटा करके इलाज करवाते थे। जिस किसी को डायरिया या डिसेंट्री इंजेक्शन दवाई लगाने के बाद उसको एक क्लोरोडाइन टिंचर है, एक प्याले में पानी मंगा करके उसमें डाल करके देता था, तो ये पानी दवाई बाढ़ गया है भी यहाँ तक के दवाई नहीं पीते थे। यहाँ पे मरना स्वीकार कर लेते थे कि हमारे हाथ दिया हुआ दवाई पानी नहीं पीते। इस तरह था तो यहाँ तक के वो बाहर तरफ बाड़ी जा करके फेंक करके आ जाते थे और मुंह को खाली पूछते हुए आ जाते थे। लेकिन मरना स्वीकार कर सकते थे, लेकिन हमारे हाथ से किया हुआ ये दवाई वाली पानी हम नहीं पीते थे। आज मेरे साथ भी इस तरह से मैंने घटना घटी है, तो आज सैकड़ों हजारों साल पहले मैंने क्या घटना घटी होगी, ये मेरे समाज के लोगों ने कितना अपमानजनक जिंदगी जिया होगा, कितने इनके साथ में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, गैर बराबरी चरम सीमा में रहा होगा। तो ये लोग क्या है कि हिंदू के नाम से ये जनगणना प्रारंभ करना चाहते हैं, ये संख्या अपना बहुमत दिखाना चाहते हैं और ये अपना राजपाट चालू करना चाहते हैं। ये हमारा बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान है, इसको ये लोग मैंने बदलना चाहते हैं और ये मनु संविधान लागू करना चाहते हैं, जिसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, गैर बराबरी ये चरम सीमा में है, क्या न क्या है। और अभी भी ये हमारे साथ में अस्पृश्यता और मार काट, छुआछूत, भेदभाव अभी चालू हो गया है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं आता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनगणना मैंने हमारे प्रत्येक जाति आधार पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हिंदू तो हम है नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें हिंदू जाति में ये न लिया जाए। जी दाऊ जी, रात्रे जी की बात आप सुन रहे थे, उन्होंने संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखी। आज भी देश के अंदर में अस्पृश्यता, भेदभाव और तमाम प्रकार की अनैतिक लोगों के साथ में घटनाएं घट रही है। तो जिस ढंग से भारत की जो इस जनगणना को आधारित जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे भारत की जो विकास की नीति या जो पॉपुलेशन के आधार पे जो जो नीति निर्धारण की जाती है, जिसका रीढ़ कहा जाता है भारत की इस अर्थव्यवस्था की, तो उसको लेकर के जिस ढंग से संशय पैदा हुआ है, भ्रम की स्थिति जो आज निर्मित की गई है, पारदर्शिता के तहत में जो जनगणना होनी चाहिए, जिस ढंग से इस जनगणना को 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार इसकी जनगणना कराई गई। उन लोगों ने उस समय पारदर्शिता के रूप में जाति आधारित जनगणना की थी, लेकिन आज भी भारत में 1931 की जनगणना के आधार में ओबीसी की जनसंख्या को 52% आज भी गिनते हैं, जबकि भारत में 15 बार जनगणना हो चुका है। इस पर आप चूंकि खुद ओबीसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या 15 बार में जो जनगणना हुई है, इसके आधार में जो हमारी जो ओबीसी या एससी या एसटी के जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है या घटी है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं दाऊ जी? इसमें हमारा ये कहना है कि कुर्मी समाज की जनगणना काफी बड़ी है और वो हिंदू नहीं है, और हिंदू यदि लिखते हैं तो जनगणना का हम बहिष्कार करेंगे।
क्योंकि जी, यहाँ ना शेड्यूल कास्ट गुलाम है, ना ओबीसी गुलाम है, और हम हिंदू करके अपने को गुलाम नहीं बनाना चाहते। और उस जनगणना को फाड़ दिया जाएगा और उस गणना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हम हिंदू नहीं है, और ना हिंदू का अर्थ है ब्राह्मणों के गुलाम। ब्राह्मण हमको क्या कर देते हैं जिसमें हम उसके गुलाम बने? केवल मंदिर में भगवान में और पूरा भगवान जो है, मंदिर जो है वो नकारा है। ये एक भी कोविड को वो ठीक नहीं कर सकता। इसलिए वो हम हिंदू की बात बिल्कुल नहीं करने देंगे। और यदि ऐसा जनगणना होगा उसका बहिष्कार करेंगे और बाइकाट करेंगे। उस जनगणना को नहीं होने देंगे, भले उसको उसके लिए अभी भी हमको जेल जाना पड़े। भारतीय जनगणना का जो प्रतिरूप है या उसका जो 1948 अधिनियम के तहत जो आगामी जनगणना की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है, और ये अधिनियम देश की आज़ादी के पूर्व की लगभग की अधिनियम है, और अंग्रेजों ने जो निरूपित की थी, उसके आधार पे हुई है। लेकिन 2021 में जो जनगणना अभी होने वाली है, इस जनगणना को लेकर भारत के करोड़ों आदिवासी, मूल निवासी, जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, हम हिंदू धर्म में नहीं, हमारी धर्म संस्कृति अलग है, उनको एक प्रकार से थोपने की जो तैयारी की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट से भी हिंदू धर्म का कोई उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तो इस बात को लेकर के आप अपने विचार व्यक्त करें। मुझसे कह रहे हैं? जी, जी, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। ये जितने भी ब्राह्मण विदेश से आए हैं वो सब लोग योजनाबद्ध तरीके से अपने साहित्य के द्वारा रामायण, गीता, भागवत, महाभारत सबके द्वारा इस देश के मूल निवासियों को अपमानित किया है। और इस देश के मूल निवासियों को हिंदू कहा गया है। हिंदू मतलब ये ब्राह्मणों के गुलाम। हम ब्राह्मणों के गुलाम नहीं हो सकते। यदि ऐसा वो करेंगे तो फिर हमको ब्राह्मणों को भगाना पड़ेगा, उनसे हमको आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। या तो वो हिंदू शब्द भूल जाएं, और हिंदू यदि है वो ब्राह्मणों के लिए होना चाहिए। हिंदू मतलब गुलाम होता है, और वो गुलामी हम स्वीकार नहीं करें, चाहे भले हमारे प्राण चले जाए। हम मैं एसटी अगले एससी सवाल के रूप ओबीसी, एक जी, मिनट, हम एसटी एससी ओबीसी सबसे मिलजुल सकते हैं, सबसे भाईचारा बना सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों से नहीं बना सकते। वो हिंदू शब्द भूल जाए, और हिंदू यदि है वो ब्राह्मणों के लिए होना चाहिए। हिंदू मतलब गुलाम होता है। अछूत समझते हैं, उनको हम नहीं बना सकते, चाहे भले हमारे प्राण चले जाए। जी, हमारे बीच में और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका हम इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। मनदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और जी, जी। विजेंद्र पाल जी मेरे ख्याल से आगरा से हैं, जो हाँ साहब, रिटायर विजेंद्र सिंह नाम है मेरा। विजेंद्र सिंह जी, सॉरी मैं आपका नाम लिखने में भूल जा रहा, मैं आपको लिख करके लिखूंगा। तो बहरहाल हमारे आज का जो सब्जेक्ट है नए मेहमानों के लिए, कि भारत में जो जनगणना हो रही है, इस जनगणना को किस परिदृश्य में देखते हैं? विजेंद्र सिंह जी। जी, इस जनगणना का जो हमारे लोगों की दृष्टि से तो ये था कि बैकवर्ड क्लास का डाटा कलेक्ट कराया जाता, दिया जाता, लेकिन ये लोग इस मूड में नहीं है बिल्कुल, और न ये बैकवर्ड क्लास को उनके अधिकार देना चाहते हैं। ये बैकवर्ड क्लास को जो इन्होंने डिप्राइव कर रखा है और बेवकूफ बना रहे हैं, उसी की वजह से ये कम्युनल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसको मंडल कमीशन से घुमा करके उन्होंने कमंडल में डाला पहले, फिर आपने देखा था कि उसी वक्त इन्होंने वो खालिस्तान का इशू उठाया, फिर पाकिस्तान का इशू उठाया। कोई ना कोई ये करते रहते हैं, लेकिन वो गरीबों को उनका हक देना नहीं चाहते। ये सोशल जस्टिस को एंश्योर, वो कहते हैं कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संगे दिल जमाने में छीन पाओ तो कोई बात नहीं, छीनना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। जी।
विजेंद्र सिंह जी, मैं आपके अन्य मेहमानों का परिचय कराना चाहूंगा। स्क्रीन में जो दिख रहे हैं डॉक्टर छबिलाल रात्रे, ये एक्स मिनिस्टर छत्तीसगढ़ से हैं, जो सतनामी समाज से हैं, और जो दाऊ नंद कुमार बघेल जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। और आज का जो हमारा ये एपिसोड है, ये दूसरा एपिसोड है जो भारतीय जनगणना को लेकर हम डिबेट करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मनदीप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। हेलो मनदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सभी जनों को मेरी तरफ से। वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो हमारा सवाल है वो भारतीय जनगणना 2021 को लेकर, जो अभी तक पारदर्शिता नहीं है, जो करोड़ों आदिवासी लोग जो अपने आप को हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, इस पर हमारा जो ये 2 एपिसोड चल रहा है, और जी इस जी। पर हम 1 एपिसोड कर चुके हैं, ये दूसरा एपिसोड है। हम्म। तो इस जनगणना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि जनगणना विश्व के अनेक देशों में भी हर 10 सालों में जनगणना कराई जाती है, सेंसस कराई जाती है, और ये जनगणना कोई भी देश के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, उसके राजनीतिक सामाजिक विकास के लिए एक रीढ़ मानी जाती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये 2021 में हमारे भारत देश का 15वां जनगणना शुरू होने वाला है, और इसमें बहुत सारी बातें और कंट्रोवर्सी आवाज हर समाज के लोगों से उठने चली है। और इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपसे सवाल ये चाहते हैं कि इस जनगणना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसा है कि जब देश में जनगणना कोई भी होती है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा समाज जो है वो पीछे को जा रहा है, उसको बराबर करने में हम क्या कर सकते हैं। ये सरकार यदि उसकी नीति या सोच साफ हो ना, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। मगर जब कुछ मकसद के लिए किसी को किसी के साथ मिक्स अप कर दिया, किसी को अलग कर दिया, ऐसे कर दिया, और उसके पीछे नीति नहीं बनाना होता है, और गरीब को गरीब रखना है और अमीर को और तरक्की देने वाली बात करनी है, तो इसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब पंजाब में से मैंने, जब हम छोटे थे तो हम बात सुनते थे कि वहां पर गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज करती थी पंजाबी लोगों को भी कि आप अपनी जो मुख्य भाषा है वो हिंदी लिखाओ। वहां पर भी ऐसी बातें, शरारतें होती रहती थी। पहले की बात है, अब भी होती है वहां पर, और लोगों को प्रेशराइज भी किया जाता है इस बात के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है, अधिकारियों को बताया जाता है कि आप जो वो लिखा रहे हैं वो नहीं लिखना, आपने मर्जी अपनी करनी है या पेंसिल से लिखना है। अभी पीछे से बात चल रही थी कि वो पेंसिल से लिखते हैं, और यदि आपसे से जो व्यू लेके जाते हैं वो वहां पर जाके बदल देते हैं। सो ये बदनीति वाली बात हो जाती है। जब ऐसी बात करिए कि आपको जो लिखाया गया है, यदि आपको सिख लिखाया गया है या आदिवासी लिखाया गया है, और आप पेंसिल से लिख के लेके जाते हैं, और वहां पर जाके थोड़ा देर जाके आप पर्दे के पीछे जाके उसको कुछ और ही लिख देंगे कि हमारी जनसंख्या में ये हम मिक्स अप कर दें और हम अपने लोगों को सहूलत दें। मगर ऐसा जो करना है ये एक बदनीति की निशानी है, मगर इसको जो है वो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हम लोगों को भी नजर रखनी चाहिए, और जो लोग इससे संबंधित हैं उनको भी इसमें से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, और हर एक का ध्यान रखना जो है वो भी फर्ज है, और हर एक को अपनी बात रखने का भी फर्ज है। जिसकी जो भाषा है वो अपनी वो भाषा लिखाए, उसकी साफ नीति से, उसकी भाषा, उसके भूगोल के हिसाब से जो उसको चाहिए उसके हिसाब से जो है वो सहूलतें जो है वो देनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है। जी जी, बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी, आप अपनी सारगर्भित विचारों से हमें अवगत कराए। मैं विजेंद्र सिंह, जो आईपीएस रिटायर अधिकारी आगरा से हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं, चूंकि आपको एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, और जिस ढंग से आगामी तक कभी नहीं आई है, जिस ढंग से उनकी प्रोफार्मा की जानकारी लोगों को नहीं है, जाति आधारित जनगणना की लोग आवाज उठा रहे हैं, करोड़ों आदिवासी हिंदू धर्म से अलग होना चाह रहे हैं कि हमारा उस कॉलम में हिंदू धर्म ना लिखा जाए। फिर भी इन जो परिस्थितियों को लेकर जो संशय की स्थिति, भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है, बृजेंद्र सिंह जी इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो इतना जानता हूं
कि हमारा जो दबा कुचला समाज है इसका ठगों से पाला पड़ा हुआ है। विलियम बेंटिंग ने जब ठगी खत्म कर दी तो उसने समझा था कि अब ठगी खत्म हो गई, लेकिन अब ये 71 साल से आप देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव में उस वक्त इन्होंने काले कर कमीशन बिठाया था इसी इशू को लेकर के, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि हम आरक्षण बैकवर्ड क्लास को नहीं दे सकते, उनका डाटा उपलब्ध नहीं है। मगर वो पार्लियामेंट में डिस्कस भी नहीं होने दिया था। कांग्रेस चली गई, इसके बाद मंडल कमीशन बैठा, इसके बाद जो कुछ मंडल के साथ हुआ है, मंडल का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मिला, लेकिन मुसलमानों की और अल्पसंख्यकों की विचारों की मुसीबत आ गई। वो सब पूरा डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कम्युनल प्रॉब्लम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब दुनिया भर की प्रॉब्लम इन्होंने खड़ी कर दी। तो ये पॉलिटिकल समस्या है, इन बदमाशों के रहते हुए कभी सॉल्व हो नहीं सकती। इसका राजनीतिक सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। ये है किसी ना किसी में, मान लीजिए आपने डाटा कलेक्ट कर भी दिया आपने दबाव में, तो फिर इसे कोर्ट में ले जाएंगे, फिर कुछ और करेंगे। 71 साल तो निकल गए, तो आप ये, लेकिन ये सही है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन जो हमारी जरूरत है हमारे समाज की, उसके लिए डाटा होना जरूरी है। अब वो डाटा को सामने नहीं लाना चाहते, वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, और अभी तक 71 साल से बैकवर्ड क्लास का डाटा इन्होंने कलेक्ट नहीं किया। हमको नहीं लगता कि ये इसको, इस सामाजिक न्याय के मुद्दा है, इसका भागीदारी का मामला है, ये सीधा इसको ये देना नहीं चाहते, इसलिए ये मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ न्याय करेंगे। ये राजनीतिक समाधान इसका हो सकता है। इसका प्रेजेंट सरकार तो मुझे नहीं लगता कि ये इसकी नियत गरीब आदमी को उसका हक देने की है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह जी। राव जी, अभी हमारे दो मेहमानों की आप बात सुन रहे थे। एक तो रिटायर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं हमारे ब्रिजेंद्र सिंह जी, जो आगरा के रहने वाले हैं। दूसरे मनदीप सिंह जी जो यूएसए में रहते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। जो अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो सेंसेक्स का निर्धारण होता है वो पारदर्शी होता है। आप इन दोनों की बातों से, उनके विचारों से कितनी सहमत हैं? और जिस ढंग से ओबीसी की बात ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कही, और चूंकि आप खुद ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और आप क्या विचार रखना चाहते हैं? पहली बात तो है कि जो इन्होंने कहा उससे हम पूरी तरह सहमत हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर को विदा करना चाहते हैं मोदी जी। और वो बाबा साहब अम्बेडकर तभी जीवित रह सकते हैं, उनके विचार जीवित रह सकते हैं, जब SC के लोग ओबीसी से घुल मिल जाएं और उनके संविधान को फिर से वापस हम लाएं। और ये योजना अगले चुनाव में हम करेंगे, और हमको उम्मीद है कि SC के लोग ओबीसी के साथ कोऑपरेशन करेंगे। जी, तभी हम मैं एक्स मिनिस्टर संविधान को बचा छबीलाल पाएंगे। रात्रे जी के पास। हेलो जी, आपकी हाँ बात पूरी होगी राव जी? हाँ हाँ, मैं छबीलाल रात्रे जी, जो कि 17वीं समाज शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी जी एक अनुभव है जिस ढंग से बाबा साहब के विचारों को लेकर और उनके संवैधानिक रूप से जो इस जनगणना को निरूपित करने की जो बात कही गई, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? अभी जो हमारे दो मेहमानों की बात सुनी, रात्रे जी। जी, बात बहुत बड़ी विस्तृत है, लंबी है, संक्षिप्त में बात रखी नहीं जा सकती। सौभाग्य है कि हमारे समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान विद्वान जन्म लिए और इन्होंने संविधान लिखा, और ये संविधान में समता, शुद्धता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित संविधान लिखा है, सबको लेकर भी चला है। जबकि उसके साथ में भी असमानता, अस्पृश्यता, अन्याय, अत्याचार भी बढ़ता गया। फिर भी जिन्होंने अपमान किया उनके खिलाफ में उन्होंने आज तक भी लिखा नहीं है। और ये संविधान इतना सुंदर लिखा है कि मैंने विश्व से सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, लेकिन फिर भी आज ये जो शासक वर्ग के
लोग हैं मेरे ख्याल से ये इनको राह हाँ रही है, ताकि ये सब जितने भी ये 85% समाज ये मान्य मानना चाह रहे हैं, जबकि हिंदू एक प्रकार से मैंने गाली शब्द है, और हिंदू मन ही फॉर हिंसा, एन फॉर नफरत और टू फॉर दुराचार, इसमें हिंसा, नफरत और दुराचार है, ये हिंदू है। तो हम हिंदू बनना नहीं चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिंदू आधारित हमें ये जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हमारे बल्कि ये जो मूल निवासी हैं, यहाँ के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, यहाँ 85% समुदाय के लोग हैं, ये इसमें हमें फाड़ ना करे। हम यहाँ के माने मूल निवासी हैं, हमारी जनसंख्या 85% है, उस आधार पे जनसंख्या आधार पे जनगणना होनी चाहिए, ये कहना है। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी इस बात को बाबा साहब के संवैधानिक बातों को लेकर रखी। मैं मनदीप सिंह जी से चर्चा करना चाहूँगा कि जिस ढंग से अन्य देशों में पारदर्शिता के रूप में जो जनगणना कराई जाती है और भारत जनगणना की जो स्थिति है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, मनदीप सिंह जी? पहली तो बात यह है जी कि एक विश्वास जो है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे लोगों को जो है वो हमारी सरकारों पर विश्वास नहीं रहा। ये बात को आप यदि सरकारें कुछ अच्छा काम भी कई बार करती है ना, तो लोग जो है एक ऐसी ग्रुपिंग बना लेते हैं कि लोग जो है फिर उसकी अकारण ही, बिना कारण ही आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। एक विश्वास की भी कमी है, और जो वो विश्वास की कमी है ना, उसको पहले तो दूर करना बहुत जरूरी है। और ये सरकारें, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो इसमें बुरी तरह फेल हुई है। अपने लोगों को जो उनके साथ हैं वो तो अपना जो है वो प्रभाव जो है वो बना लेते हैं, वो कर लेते हैं, मगर जो दूसरे लोग हैं ना, उनका विश्वास जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो जीत भी नहीं पाते। जो पुराने लोग थे ना, जो पहली सरकारें थी, उनमें लोग आधा विश्वास कर लेते थे, आधा विश्वास नहीं करते थे। मगर अब जो इलेक्शन सिस्टम आ गया या सरकारी प्रबंध आ गए, जो कुछ भी है ना, लोग विश्वास ही नहीं करते। अब जो नेगेटिव बातें भी कई चाहे फैलाई जाती हैं, जो कुछ भी होता है, इसके पीछे ये भी एक कारण है। और दूसरी ये बात है कि सरकार के लोग जो वो अपनी पॉलिसीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि आम लोगों की भलाई की तरफ। वो अपने लोगों की तरफ या अपनी पॉलिसीज की तरफ। अब जैसे RSS की जो ये गवर्नमेंट है, जो स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट है, उसका भी यही एक नजरिया यही है कि वो अपनी पॉलिसी लागू कर रहे हैं, वो लोगों का नहीं सुन रहे, लोगों का नहीं सुन रहे। यही बात है, यही बात जहां पर लागू होती है कि जब जनसंख्या या ये चीजें होती हैं, इसमें लोगों की भागीदारी नहीं है, वो सरकार अपनी पॉलिसी अपने तरीके से लागू करती है, वो लोगों की बात नहीं सुनती। इसलिए ही जो है लोगों का जो विश्वास जो है वो सरकारों पर बन नहीं पड़ता। और जो लीडर होते हैं, जो छोटे लीडर होते हैं ना, जो उनके बीच में लोगों के बीच में से गए होते हैं, वो सरकार के साथ में रल जाते हैं। वो लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने में नाकामयाब रहते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं और लोगों की समस्याओं को भूल जाते हैं। जैसे जैसे जो भी राजनीतिक आदमी है या कोई ऑफिसर लाइन में है, जो भी है, वो उनकी जो मेन समस्या जो है ना, लोगों की जो समस्या है, लोग सरकार के सामने रखनी है, वो रखने की बजाय वो अपने बड़े लीडरों की सिफतें करनी शुरू कर देता है कि मेरी कुर्सी बची रहे, या मेरी कुर्सी जो है वो और ऊपर चली जाए, मेरी पोजीशन और मजबूत हो जाए। और यही भी कारण है कि जो है वो अच्छे से पॉलिसियां जो है वो लागू नहीं हो पाती। और ये जो बात कही है कि मैं तो समझता था कि पंजाब के साथ ही ऐसी बातें होती है कि हमें हक नहीं मिलते या हमारी बात नहीं पहुंचती, मगर जहां पर आपके साथ बात करके, जैसे बुजुर्गों से बात कर रहे हैं हम, और वो आदिवासियों के या दूसरे समस्याओं पे, ये बातों को मेरे को आज मालूम पड़ा कि इनकी भी समस्याएं हमारी जैसी ही हैं, मगर वो जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही। ये एक बहुत बड़ी बात है। यदि आवाज उठाएं, जैसे हम वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से, ये आवाज जो है हमें बहुत जरूर जोर से उठानी होगी इस बात की को, कि जो है ये पारदर्शिता जो है वो हो, हर एक को इंसाफ मिले इसमें। और बाकी ये बात है कि जो अधिकारी को लिखाया जाए उस पर नजर भी रखी जाए कि वो क्या लिख रहा है।
यदि हम अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं, मगर उस पर नजर भी हमारी होनी चाहिए कि वो ये तो नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया ना कि आप कुछ लिखाते हैं और यदि और वो कुछ और ही लिख दे, आपने पंजाबी लिखाई वो हिंदी लिख जाए, आपने लिखाया आदिवासी वो हिंदू लिख जाए, तो उस पर जिम्मेवार कौन होगा? इन बातों को भी जो है वो ख्याल रखना होगा, और क्योंकि पॉलिसी उसी के हिसाब से जी जी बनेगी। जी और हमारे जो लोगों को जो लीडर लोग हैं, उनको लोगों की समस्याएं जो है वो इस हिसाब से जो उठाने में जो है फिर आसानी होगी, यदि सही सही बात जो है, सही सही फैक्ट जो है गवर्नमेंट तक, जहाँ ऊपर वाली एजेंसियों तक पहुंचे और वो एजेंसियां ईमानदारी से उन चीजों को लागू करें। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया मनदीप सिंह जी। हमारे बीच में एडवोकेट संतोष साहब जुड़े हुए हैं। संतोष साहब बहुत बहुत बधाई हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए। आप थोड़ी लेट में जुड़े। हमारे मेहमानों की बात अभी आप सुन रहे थे। हेलो जी जी साहू जी, आज हमारे बीच में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, काफी प्रबुद्ध जन है। और आज का हमारा जो ये दूसरा एपिसोड है भारतीय जनगणना को लेकर, और आप एक अधिवक्ता भी हैं और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और जिस ढंग से भारत के अंदर में जो 15 बार जनगणना हो चुकी है, और अभी भी 1921 में जो ओबीसी की जो पॉपुलेशन है 52%, उसको ही आधार मान करके ओबीसी समाज की जो बात की जाती है, तो आखिर क्या कारण है कि जो एससी एसटी ओबीसी का जो संविधान में जो प्रारूप बना, बाबा साहब ने संविधान लिखी, उसके आधार पे जाति आधारित जनगणना जो एक पारदर्शिता के रूप में होनी चाहिए, इसको आप एक अधिवक्ता होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं? अधिवक्ता संतोष साहू साहब। माननीय जगदीश कुर्रे साहब, आप सबको जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी मैं की फतेह। लेट से जुड़ पाया, मुझे एक सामाजिक कार्यक्रम में जाना पड़ा था। बाबूजी से हमारी बात हुई तो मैं बहुत जल्दी चल के आया। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, भारत को कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, पर व्यवहार में भारत जाति प्रधान देश है। और जातियों के आधार पे भारत में एक बार जनगणना होनी आवश्यक है। मैं कई बार ये अपनी बात दोहराता हूँ कि भारत मूलतः वर्ग व्यवस्था में आ गया है। या तो इस देश में हम अनुसूचित जाति हैं, जिसके अंदर 1000 जाति और हर जाति के 12 उपजाति, इतना विशाल जाति उपजाति को एक पहचान दिया गया भारत में शेड्यूल कास्ट के रूप में। फिर शेड्यूल ट्राइब हैं, जिसमें लगभग 850 जातियां और कई जाति के 12 उपजाति और कई जातियों का तो 52 उपजाति तक है। सबको मिला के पूरे भारत में एक पहचान मिला, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और ट्रेड ऑफ ट्राइब के कारण। ऐसा ही हम ओबीसी का मामला है। हम ओबीसी के लोग इस देश में जब भारत एक था 1931 में, तो हमारी संख्या 1931 गुलाम भारत में अंग्रेजों ने जाति आधारित जनगणना किया, उसके आधार पे हम इस देश में 52% थे। पर 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए और भारत का जब विभाजन हुआ, उस समय कोई भी ओबीसी पाकिस्तान पश्चिमी या पूर्वी नहीं गया, बल्कि पूर्वी या पाकिस्तान से लोग भारत में आए। और जो 20% संख्या पाकिस्तान गया तो भारत में 80% बचे। अब 80 को 100 का पैमाना बनाएंगे तो भारत में 62 से 65% ओबीसी के लोग हैं। पर ओबीसी का एक बार जाति आधारित जनगणना कराना जरूरी है, क्योंकि मंडल कमीशन के आधार पे जो चिन्हांकित की हुई जातियां हैं 3743, पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस फाइल हो गया तो सिर्फ 1998 जाति को सुप्रीम कोर्ट ओबीसी माना, बाकी को माना ही नहीं। अगर उसके आधार पे जनगणना हो गया ओबीसी का, तो ओबीसी 27-28% आ जाएगा। जबकि हम ओबीसी के लोगों को मंडल कमीशन, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे, मूलतः जो शूद्र थे आज वही ओबीसी हैं। जो ओबीसी अपने को मानते हैं वो कल के शूद्र थे। तो इसलिए इस देश में जो आगामी जनगणना होगा 2021 का, भारत में एक बार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल माइनॉरिटी का जाति के आधार पे जनगणना हो। क्योंकि दुनिया के 222 देश में सिर्फ भारत में जातिवाद है और भारत में ही जातियां पाई जाती हैं, इसलिए भारत में जाति आधारित जनगणना कराना आवश्यक होगा, ताकि
कौन सी जाति शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में, उद्योग धंधे, भूमि और विभिन्न संसाधनों में किस जाति का क्या स्थिति है, ये देश के सामने एक बार जरूरी है। जी जी जी, बहुत ही उम्दा जवाब आपने दी और कानून ने जानकारी दी हमारे देखने सुनने वालों को। मैं जो 6 मिनट हो गए लगता है। हेलो, जी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी मैं जी दाऊ जी के पास ही जाना चाहूंगा। आदरणीय दाऊ जी, जी अभी संतोष साहू जी ने जो अपनी बात रखी, उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं दाऊ जी? संतोष साहू ने जो बात रखी, एक अच्छे वकील की तरह उन्होंने फील किया, और हम लोग के कोई बाहर से नहीं आए इस देश में, और जो लोग बाहर से आए हैं वो हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। और ये याद रखें कि जो लोग उल्गा से गंगा आए हैं वो वापस गंगा से उल्गा चले जाएंगे, क्योंकि ये हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। और जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी हमने उतार दिया, अंग्रेजों को वापस भेज दिया, ठीक ऐसे ही हिंदुओं की जो बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, हमको अछूत घोषित करते हैं, उन सबको हम वापस उल्गा भेजेंगे। और ये जो चुनाव जनगणना की बात करते हैं, उसमें हमको सर्टिफाइड होना, ये जनगणना हुआ है, इनका ये जाति है करके जो हम कहें वो जाति लिखें, क्योंकि हम जो जाति जनगणना करना चाहते हैं विदेशी और स्वदेशी का, ये विदेशी हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण चूंकि विदेशी हैं इसलिए उनके हाथ में हम जनगणना नहीं चाहते। जी बहुत शुक्रिया दाऊ जी। हमारे बीच में शहीद नकवी साहब हैं। नकवी जी, हम आज भारतीय जनगणना के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने जा रहे हैं। 2021 में आगामी जो जनगणना होगी, इसको आप अपनी किस परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं और सोचते हैं, जो आगामी 2021 की जनगणना होगी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। की फतेह जी। हमें तो असंभव लगता है कि जनगणना होगी। आज तक बीजेपी के मुद्दे में कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ, और हमें पूरा 100% उम्मीद है कि जनगणना होगी नहीं। अगर जनगणना हुई भी तो जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया तो आप लोग क्या करेंगे, हमें उसका जवाब दीजिए। जब आपके सामने से प्लेट उठा लिया, 314 बच्चों IAS होने नहीं दिया, क्रीमी लेयर लगा के हटा लिया, तो आप उनके असंवैधानिक चुनाव को क्यों नहीं रिजेक्ट करते कि हम इस चुनाव को मानेंगे ही नहीं। उनका जो मर्जी हो, रोज का रोज आपका हाथ बांध रहे हैं, पैर बांध रहे हैं, गर्दन कस रहे हैं, और आप लोग मुर्गी के बच्चों की तरह देख रहे हैं, कबूतर की तरह आंख बंद कर रहे हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या देश में क्या चल रहा है। और जाति आधारित गणना करा के आप लोग क्या कर लेंगे भाई? कौन सी बहादुरी? जो बहादुरी तब करना है वही आप कर लीजिए, तो हमें लगता है सवेरा होगा। जी, नकवी साहब की बात को सुन रहे थे। संतोष साहू साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नकवी जी के जवाब को आप दें, क्या सोचते हैं आप? हेलो, मैं माने नकवी जी का कई बार डिबेट सुनता हूँ। एक बात वो बोलते हैं कि आप लोग क्या कर लेंगे। हम इस देश में संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए हम इस देश में वो कर सकते हैं जो संवैधानिक दायरे में है। हमें संवैधानिक दायरे से बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इस देश में जाति आधारित गणना का ये मतलब है कि कौन सी जाति का कितना संख्या है। जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक हम अपना जो पक्ष है वो भारत सरकार के बीच में कैसे रखें। ये इसलिए भी नितांत आवश्यक है कि जब बजट की बात आती है तो भारत का नीति आयोग कहता है कि ओबीसी का आंकड़ा नहीं है, और जब आंकड़ा की बात आती है हर 10 साल के बाद तो भारत सरकार हमारी जनगणना कराता नहीं है। और आज अगर हम पीड़ित और शोषित हैं तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान, जब 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो भारत में पार्टियां थी,
और कांग्रेस के कई बार के गलत नीति का विरोध मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमान करते थे, पर भारत में बड़े दांव पेच से भारत का विभाजन कराया गया और जो लड़ाकू लोग थे, जो भारत का हित सोचने वाले लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी 1932 तक ये कहते थे कि हम भारत में 34% लोग हैं, हमें 34% शासन प्रशासन में हिस्सेदारी चाहिए, हमें वो भूमि का बंटवारा नहीं मांग रहे थे। पर इस देश में ऐसा दांव पेच किया गया है, ये लंबा बहस का विषय है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किन कारणों से किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये लंबा बात है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। पर जो लड़ाकू लोग थे वो पाकिस्तान चले गए और जो बचे हुए मुसलमान हैं, जिन लोगों के विरोध में मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चला गया, बचे हुए जो भारत के मुस्लिम हैं वो आंख लगाकर पूरे के पूरे लोग कांग्रेस को अपना पार्टी माने। जिस पार्टी के विरोध में मुस्लिम लीग था वो पाकिस्तान चले गए, बचे हुए एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमान भाइयों का भारत में रहा और वो कांग्रेस को अपना पार्टी माना, आंख लगा के वोट देते रहे। कांग्रेस की कई ऐसी नीतियां हैं जिसका खामियाजा आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। कांग्रेस ही आरएसएस को पैदा किसने किया? कांग्रेस किया। फिर आरएसएस किसको पैदा किया? जनता पार्टी को किया। आरएसएस किसको पैदा किया? भारतीय जनता पार्टी को किया। कांग्रेस आरएसएस की मां है और भारतीय जनता पार्टी उसका पोती हुई। तो ये मुसलमान भाइयों का आरोप बार बार भारत के लोगों के ऊपर लगाना, आज अगर ओबीसी भारत में भुगत रहा है तो ये कांग्रेस के गलत नीति, जो कई बार ऐसा हुआ कि ओबीसी के हक अधिकार को नजरअंदाज लंबे समय से किया गया। क्योंकि आप समझ रहे हैं लोकतंत्र में क्या हुआ, भारत का वोट बैंक की राजनीति चलती रही। ईसाई और मुस्लिम भाई 100% कांग्रेस के पक्ष में रहे, ओबीसी भी पक्ष में रहे। ओबीसी तो 1977 का जो मध्यावधि चुनाव हुआ, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाए, तब ओबीसी के लोग जनता पार्टी में गए, नहीं तो ओबीसी तो आंख बंद करके कांग्रेस के ही साथ रहे। तो ओबीसी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये इतिहास काल में हुआ है, उसको हम विचारों से ही दूर कर सकते हैं, वैचारिक क्रांति करके दूर कर सकते हैं, विचारों से लोगों को जगाकर दूर कर सकते हैं। हम उत्तेजना में या आवेश में या भावावेश में अपनी जो बात बोलते हैं ये सरासर गलत है, ये उकसाने जैसी बातें हैं। जी 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 इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। जी जी संतोष साहू, शुक्रिया आपको, आपने नकवी जी की जवाब दी। मैं अगला सवाल के लिए ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, हमारे अधिवक्ता की बात आप सुन रहे थे, नकवी जी की बात सुनी। हम जो आज का जो हमारा मेन विषय है भारतीय जनगणना का परिप्रेक्ष्य में जो चर्चा होनी चाहिए, वो हम उसी मुद्दे पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो सेंसेक्स है आगामी 2021 की जनगणना, ये हमारे भारत देश की आम जनता के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारे दो मेहमानों की आप बात सुन रहे थे, इनकी बातों को कितना सहमत हैं और आप अपने विचार को रखें इसमें। जी, मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी। पूरी तरह से नकवी साहब से, संतोष जी से सहमत हूं और उन्होंने खास तौर से जो बात कही है संतोष जी ने वैचारिक क्रांति की, तो दुर्भाग्य है कि हमारे जो राजनीतिक हैं वो वोटों की राजनीति करते हैं और समाज को भी वोट बैंक समझने लगे हैं। वैचारिक क्रांति की तरफ उनका ध्यान नहीं है। एक दिमागी एक समाज को दबाया कुचला गया है, तो जब तक वो उसको मुक्त नहीं किया जाता, हमारे समाज का बड़ा सौभाग्य था कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आदमी एक नेतृत्व करने के लिए हमको मिले, और दुर्भाग्य था कि वो अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त जितना उन्होंने अच्छी तरह से इन बदमाशों को पहचाना, शायद कोई नेता अभी तक पहचान नहीं पाया। उन्होंने ये कहा कि ये जो हिंदुत्व है, हिंदू रात दिन चीखते रहते हैं, ये हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, ये राजनीति इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स इट इज कॉल्ड फासिज्म। फांसीवाद है और इसका असली मकसद है, जिन्ना को भी उन्होंने यही कहा था भिंडी बाजार में जो सभा हुई थी उनके साथ, कि इनका जो असली मकसद है वो है देश के दबे कुचले लोग जो जिन्हें न्याय की जरूरत है, उनको आगे भी शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित करके रखना। ये इनकी राजनीति है। अब आप ये बताइए, जब 90% इनके मारे हुए लोग हैं विक्टिम ऑफ ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर सिस्टम,
90% और फिर भी ये सत्ता में आते हैं वोट के जरिए, तो इसका मतलब है आप ही के वोट के जरिए आते हैं। तो आपने संतोष जी ने बहुत सही बात कही है कि ये मांगिए वो मांगिए, कटोरा वटोरा लेके कुछ नहीं होना है। वैचारिक क्रांति अगर होगी, इनको असली समझिए ठगों को, और ये राजनीतिक समस्या है जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं होते और हम अपने को इस योग्य नहीं बनाते। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई है कि ये जो जिस बीमारी से वो लोग ग्रसित हैं, अन्याय अत्याचार, हमारा जो लीडरशिप है वो भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। वो अपनी राजनीति में योग्यता का मतलब नहीं रह गया। जितना जो करप्ट है वो सत्ता में आएगा। तो ये जब तक हम अपने आप को ठीक सुधारते नहीं, हम 90% हैं, हम इसका राजनीतिक इलाज नहीं कर सकते, और इलाज हम ही को करना है। ये ठग कभी इलाज नहीं करेंगे आपकी बीमारियों का। हम Thank you. 90%, एक सेकंड, सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, हम 90% को ये जरूर कहना है कि ये ईवीएम चुनाव असंवैधानिक है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और हमें ये बताया जाए कि ये सैनिकों की शहादत हर इलेक्शन में होती है, क्या ये बलि दी जाती है या ये जो है आतंकवादी आके मारते हैं? हमारे तो ये समझ में बात नहीं आ रही। हमारे तो समझ में आ रही कि बलि दी जाती है। मनदीप हम सिंह लोग जी, अपने घर को ठीक करें सर, जी, अपने घर को ठीक करें हम लोग पहले। ऐसा है कि जब जो हमारे गुरु महाराज ने है ना हमें शिक्षा दी है, जो धर्म की जो असल शिक्षा है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। उसमें सभी इन चीजों का समाधान जो है वो अच्छे से हो सकता है। एक तो धर्म है, उसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत गलत है। कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सभी सत्कार योग्य है, मगर जो उसका इस्तेमाल करता है ना, वो परमात्मा की नजरों में जो है वो प्रवान नहीं है। और जो धर्म को अपनाता है, अच्छे असूलों को अपनाता है ना, वो हमेशा ही परमात्मा की नजर में और संसार की नजर में हमेशा ही प्रवान होता है। और जो धर्म है वो जो नीचे वाला जो वंचित समाज है या जो पीछे पिछड़ा समाज है उसकी तरफ हमेशा ही देखता है। सिख समाज में या पंजाब में जो आप ऐसी इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं, जाति की और जातियों, उनकी नीचे और जातियां, ये बात जब हम सुनते हैं तो बहुत हैरान होते हैं कि ये क्या बात चल रही है आपस में। और क्योंकि जो शिक्षित समाज है या फिर हम सोचते हैं कि हम इतने किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसी बातों का सामना करने को नहीं मिल रहा है कि हम छोटी से छोटी जातियों की जब ये बात होती है, जो कुछ भी हम चाहते हैं कि सभी का जो समाज में जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो भी सर्वेक्षण हो। जातिवाद जो है वो ऐसा सर्वेक्षण हो कि दूसरे लोगों को, जो छोटी जाति जो अपने को समझते हैं, उनको तिरस्कार की भावना से ना देखना पड़े, हीन भावना की तरफ से ना देखना पड़े, और उनका उत्थान हो, इकोनॉमिकली उत्थान होना चाहिए उनकी एजुकेशन की तरफ उनके। क्योंकि ये जो समस्याएं छत्तीसगढ़ में, हम तो पंजाब में रहते हैं, पंजाब में जन्म हुआ है, और हम जब देखते हैं तो इनके पीछे इनका जो असल में जो कारण है ना वो गरीबी है, और वहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। ये बहुत बड़ी बातें हैं और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है कभी भी। और राजनीतिक पार्टियां यही है कि आप चाहे किसी को भी चुन लो, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं कि कौन ज्यादा भ्रष्ट। और ये जो समस्याएं हैं, जो ईवीएम की भी बात की है नकवी साहब ने, क्योंकि बात ये है कि दिल में यदि बेईमानी हो ना तो फिर बैलेट पेपर हो चाहे ईवीएम हो, दोनों में हो जाती है। पहले लोग जो है वो किसी का वो बक्सा नहीं लगने देते थे। पहले भी ऐसा होता ही था कि बैलेट पेपर पे जाके लोगों को कहते तुम घर चले जाओ, हम अपने आप ही वो मोहरे लगा देंगे। कहने का भाव है जब दिल में बेईमानी हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दिल में ईमानदारी होनी चाहिए नकवी साहब, दिल में ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। वो यूपी बिहार में क्या होता था, वो लोगों कहते जाओ आपकी वोट पड़ गई, हम वो अपनी तरफ से आप छिप्पे लगा देते थे। पाजी 7 साल में आप देख रहे हैं ईमानदारी और बेईमानी आपके सामने है, तो हम कौन से उम्मीद करें? हम तो उम्मीद नहीं, बिल्कुल एक पैसे की उम्मीद नहीं। बेईमानी हो रही है, बेईमानी करेंगे। बेईमानी तो चलो हेलो, हमारे बीच में विजय साके जी का चेहरा दिख रहा है। विजय साके जी, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारी आवाज सुन रहे हैं साके जी? अनम्यूट करें उनको, अनम्यूट करें विजय साके।
चलिए एक ठीक है। मिनट एक मिनट मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने जो अपना विजेंद्र सिंह ने कहा है कि अपने घर को मजबूत करें, और नकवी साहब ने उनके सवाल उठाया था, ये मतलब देखो घर तो मजबूत करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जो आग लगाने के लिए पीछे खड़े हैं वो तो आप तो घर को मजबूत करने के चक्कर में लगे, लेकिन जो दूसरा मौका देख रहा है कि इसका घर कब ठीक करे, कभी इसके घर में आग लगाऊं, कभी ये घर ठीक करे, कभी इसे आग लगाओ, ये बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे हैं वहां पर। कहाँ पर चलती गाड़ी को उड़ा देते हैं, वो एक गाड़ी लेकर आते हैं, दूसरे को उड़ा देते हैं, तीसरी ले दूसरे को उड़ा देते हैं, उसको उड़ाने के चक्कर में लगे। लेकिन जब तक दुश्मन का नहीं पता लगा दुश्मन कर क्या रहा है, तो घर को कब ठीक करेंगे आप। दूसरी बात, ये जो जनसंख्या जनगणना की बात चल रही है ना, जो ओबीसी की बात चल रही है, मुझे लगता है कि अगर ब्राह्मणों की, अर्पणियों की और ठाकुरों की गिनती करवा देते हैं जनसंख्या, तो बाकी को उनको एक साइड में रख देते हैं, सारे मूल निवासी है, ये विदेशी है, विदेशी की जनसंख्या कर लो, भाई कितने वो साफ हो जाएगा भाई कौन यहाँ पर कौन ज्यादा जनसंख्या में कौन कर रहा है। क्या ख्याल है आप जगदीश जी? जी जी, बहुत ही शुक्रिया मेघरा साहब, आपने अपनी बात को संवैधानिक दायरे में रह करके आपने कही। अब मैं विजय साके जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? अनम्यूट करें आप अपना, आप अपनी विजय जी। आवाज को म्यूट करें। हेलो, हाँ जी, आप सर नमस्कार। हेलो विजय साके जी, आज का हमारा जो सवाल है वो भारतीय जनगणना को लेकर है, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। भारतीय जनगणना को लेकर बिल्कुल सर, आप जो बता रहे हो, जनगणना जो है, भारतीय जनगणना ये जातीय के आधार पे वैसे मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी होना चाहिए। और हमारे समाज में तो सर थोड़ा अभी जुड़ा हूँ सर, और थोड़ा विचार करें फिर मैं और बताता हूँ, क्योंकि अभी एकदम से जुड़ा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको अपने हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहरहाल हम आज इस बात को और आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट संतोष साहू जी, जो कि एक कानून के ज्ञाता है, जो वर्तमान में जो हमारी जो जनगणना होने वाली है या उसकी जो प्रक्रिया चल रही है, और उसमें एक संशय की स्थिति है, जिस ढंग से आदिवासी समाज दिल्ली के जंतर मंतर पे आवाज उठाई, करोड़ों आदिवासी समाज के लोग हिंदू धर्म में हम नहीं हैं, फिर भी उन्हें हिंदू धर्म में थोपने की बात आ रही है। और ओबीसी की या एससी की या एसटी के जो संविधान में जो हमारे जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, जो जातियों का जो कैटेगरी बांटा गया है, उसके आधार पर ना तो ये 15 बार जो जनगणना हुई है इसमें कोई विस्तृत जानकारी दी जाती है, ना आगामी जो संशय की स्थिति है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, संतोष साहब? साहब, जो बातें अभी लंबे समय से चल रहे हैं, भारत में जाति और धर्म हमारी समस्या नहीं है। हम जाति में रहना सीख गए, जीना सीख गए थे। धर्म कौन सा किनका है वो दिल लगाकर अच्छे से उसको माने, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जाति और धर्म हमारी समस्या नहीं है। आज हमारा समस्या है संवैधानिक। भारत में आज हमारे सारे समस्याओं का समाधान भारतीय संविधान के अनुसार हो सकता है। और भारत में दो व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है, दूसरा संवैधानिक व्यवस्था है। आप भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को आपने सुना है विगत 2-3 वर्ष पीछे कि महामहिम राष्ट्रपति जी जब राजस्थान पुष्कर में परिवार सहित पूजा पाठ करने गए मंदिर में, ब्रह्मा जी के मंदिर में, उनके साथ क्या हुआ? सामाजिक व्यवस्था में वो अछूत हैं और संवैधानिक व्यवस्था उनको राष्ट्रपति बनाया। एज ए राष्ट्रपति जब मंदिर में गए, सामाजिक व्यवस्था के अधीन धार्मिक व्यवस्था है, तो उनके साथ अपमान हुआ। जगन्नाथपुरी का मामला कौन नहीं जानता है? पूरे सोशल मीडिया में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया कि भारत के राष्ट्रपति जी को वहां मंदिर में अपमानित होना पड़ा। भारत का राष्ट्रपति वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वो सामाजिक व्यवस्था में अछूत है। जो सामाजिक व्यवस्था में अछूत है वो संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति है, और भारत के राष्ट्रपति को भारत के मंदिर में अपमानित होना पड़ा। तो भारत के सामाजिक व्यवस्था को जब तक आप और देश के लोग भली भांति नहीं समझ जाते,
कोई भी समस्या का समाधान करने लायक हम लोग नहीं हो रहे हैं। अब बताइए, भारत में और दूसरी बात है कि गरीबी अमीरी के बाद बाबू जगजीवन राम जी इस देश के कितने बड़े आदमी थे। क्या उनके पास आर्थिक कमी थी? क्या वो गरीब थे? जब वो बनारस में अनावरण प्रतिमा को करने गए, दूसरे दिन ब्राह्मणवादी मनुवादियों ने उस प्रतिमा को दूध से धोया। क्या वो गंदे थे, अपवित्र थे, मैले कपड़े पहने थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास बुद्धि नहीं था? तो ऐसे हजारों सबूत हैं। इसलिए मैं आपके इस BOAM टीवी के माध्यम से जो आप इतना गंभीर बात को खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, ये दो व्यवस्था को जब तक भारत के लोगों को नहीं समझाया जाएगा, आज हम लाभ वर्ग का लेते हैं, काम जाति का करते हैं, सारा लाभ हम वर्ग का ले रहे हैं, सभी लोग काम धर्म का कर रहे हैं। धर्म के आधार पे भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC का क्या हैसियत है? अभी क्या साउथ के मंदिरों में लिखा हुआ नहीं है कि शूद्र प्रवेश नहीं कर सकता? शूद्र मूलतः भारत का OBC है, जो OBC है कल का वो शूद्र है, कल का जो शूद्र है आज का OBC है। आज जो मनुस्मृति, जिसके मूल लेखक का नाम सुमति भार्गव है, उन्होंने जो मनु में दंड विधान बनाए वो शूद्रों के लिए बनाए थे। जो शेड्यूल कास्ट है वो तो अछूत बन के घूम रहे थे, जो आदिवासी हैं वो जंगलों में थे। तो यातना है मनुस्मृति के विधान के आधार पर इस देश के 60 से 65% लोगों को मिला, वो शूद्र हैं। अरे मैं एक संतोष जी, मगर उनको आवाज उठानी चाहिए ना संतोष साहब। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, उनके लीडरों को जहाँ उनको आवाज उठानी भी हम एक मिनट मंदिर जी, मंदिरों के जो बाहर लिखा होता है शूद्रों को अंदर जाना मना है, क्यों लिखा है? इसका कारण कभी ढूंढना चाहिए ना, कारण क्यों है? ये जो मंदिर है तकरीबन 95% जो है बुद्ध मठ है, जिनमें बुद्धों की मूर्तियों को इन्होंने कन्वर्ट करके देवी देवते बना रखे हैं। उस करके मतलब शूद्रों को प्रॉपर्टी है मंदिर की, जो मंदिर है प्रॉपर्टी है इनकी, ये अपनी प्रॉपर्टी को पहचान ले, इस करके उन्होंने सीधी डायरेक्ट इनको कहा भी इनको अंदर जाना मना है। इसको थोड़ा समझे इनकी बात को। उनको दूसरी बात मैं अपना कहना चाहता हूं कि यहाँ पे कई बार हिंदू शब्द का बात आता है। ये इस देश में हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सभी वाक्यों का अंतर संबंध है। जैसे भारत पुरुषवाचक शब्द है, भाषा शास्त्र के आधार पे हिंदी देवनागरी में भारत पुरुषवाचक शब्द है, और पुरुषवाचक शब्द को भारत पुरुषवाचक शब्द है। जैसे मैं संतोष हूं, अब आप बोले कि संतोष माता की जय, क्या भाषा शास्त्र का उल्लंघन नहीं हुआ? तो ये अंतर संबंध जो हैं, इन अंतर संबंधों को भली भांति हमें समझना होगा और समझाना होगा। हम अपने से नहीं समझ सकते। आज हम जो बात सुने हैं, जाने हैं, समझ पाए हैं, वो हमें कोई ना कोई समझाया है। ऐसे ही हमारे देश के लोगों को, आप जैसे विद्वान लोगों को, जो पॉइंट टू पॉइंट आपके द्वारा जो डिबेट चल रहा है, इसके माध्यम से इस देश के लोगों को बहुत बड़ा जानकारी मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। विजेंद्र सिंह जी, आपको एक अपने कार्यकाल का एक लंबा अनुभव है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया। आज के इस परिप्रेक्ष्य में इन कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में जो चल रही है, क्योंकि आप प्रशासनिक क्षेत्र में रह करके जीवन का अनुभव रखते हैं, और आज भी हमारे अधिकारी कर्मचारियों को किस ढंग से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का IAS हो, IPS हो, ऐसे लोगों की स्थिति को जब उनसे हम मिलते हैं तो किस ढंग से उन्हें यातना झेलते हुए, या उनके साथ में जो तमाम प्रकार की जो घटनाएं घटती है, इस पर अपने विचार थोड़ी से साझा करें। हालांकि हमारा विषय आज जनगणना है, लेकिन जो भारत में जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवस्था है, उसको लेकर संतोष साहू जी ने काफी विस्तार से रखी है। आप अपने विचार रखें। जी बिल्कुल, ये जनगणना का मामला सामाजिक न्याय से सीधा जुड़ा हुआ है और तथाकथित हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने ये कहा कि बाबा साहब ने बता दिया आपको, हमको सबको, कि ये धर्म नहीं है, फांसीवाद है। इसका मकसद ही सामाजिक न्याय से वंचित करना है। इसीलिए हमारे संविधान में प्रस्तावना में न्याय की जो परिभाषा साफ दी गई, सामाजिक न्याय नहीं, आर्थिक न्याय भी। और उसी आर्थिक न्याय में जब ये डाटा आएगा,
जनगणना से, तो इनको समस्या खड़ी होगी। तो उस समस्या को ये बताना चाहते हैं कि समस्या कोई है ही नहीं। असली बात यह है कि ये जो अन्याय हो रहा है, हमारे जो सबसे बड़ी बात कही अभी संतोष जी ने कि एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, उन लोगों को जगाने की आवश्यकता है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्हीं के वोट से तो ये लोग तथाकथित फांसीवादी सत्ता में आते हैं और मनमानी करते हैं। आपने राष्ट्रपति जी का कहा, वो 100 पीस हैं। वो अगर सरकार चाहती तो उन्हें अपमान से बचा सकती थी, लेकिन अपमान से बचाना नहीं था वहां ये बताना था कि आपकी क्या औकात है। अगर आप राष्ट्रपति के पद पर भी आप बैठते हैं तो इस वर्ण व्यवस्था में जिसे ये वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जिसे सीधी भाषा में जातिवाद है, हिंदुत्व का मतलब सीधे जातिवाद है, उसमें आपका ये स्थान है राष्ट्रपति होने के बाद भी। तो खास बात यह है कि एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। हम लोग वोट बैंक अपने समाज को ही समझने लगे हैं। जो मूल काम है लोगों को जगाने का वो नहीं हो रहा। तो अगर राजनेता अपने किसी तरह एमपी बनने के, एमएलए के बनने के चक्कर में रहता है तो बाकी सब पूरा समाज तो बेकार नहीं हो गया है। पढ़े लिखे लोग हैं। आजकल बाबा साहब के समय की स्थिति नहीं है। काफी एक समाज, एक मध्यम वर्ग हम लोगों के बीच में पैदा हो गया है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम समाज को जगाएं और एक संगठित तरीके से हम प्रयास करें कि जो जातिवादी शक्तियां हैं वो आरएसएस के रूप में कितनी बड़ी ताकत में हैं, कितने उनके पास टीचर हैं, कितने उनके पास स्कूल हैं, आप जिन लोगों से लड़ना चाह रहे हैं वो कितने संगठित हैं और आप कितने संगठित हैं, इसका मुआयना करते हुए अपने लोगों को जगाने का काम किया जाए। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है और ये बात को बताया जाए कि ये चाहे पहले तो जनगणना करेंगे नहीं, करेंगे भी तो इनके पास न्यायालय बना है तो 50 तरीके हैं। एक चीज और मैं कह दूं, थोड़ी सी मैं एक चीज और कह दूं, मैं डीजी तिहाड़ जेल के पास गया जो मेरे साथ के थे। मैंने उनसे पूछा, भाई आपकी जेल में कितने दलित वर्ग के लोग होंगे, कितने मुसलमान होंगे? उन्होंने कहा यही लोग हैं सब। मैंने कहा नहीं सीरियसली बताओ कितने होंगे? बोले सब यही हैं ज्यादातर। अच्छा, मैंने कहा आप जवाब नहीं देना चाहते, सीधे बताओ मुझे कि ब्राह्मण बनिया कितने होंगे? 2-3% होंगे? अरे वो कहाँ हैं? तो मैंने 1% होंगे, वो कहाँ हैं? अरे भाई जब 0.3-0.5% ब्राह्मण बनिया नहीं है उस जेल में, तो इसका मतलब है 99.5% आप हैं। ये हालत तो अंग्रेजी जमाने में भी नहीं रही होगी। तो मुझसे ज्यादा हमारे न्यायाधीश लोग जानते होंगे। मुझसे बड़े बड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, प्रशासन, शासन सब खुला हुआ है। ये चीजें, ये खाली बेवकूफ हमारे लोगों को बनाया जा रहा है। एक ही इलाज है इसका, ये कभी सांप्रदायिक माहौल खड़ा करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की, कभी ईसाइयों पे हमले कराते हैं, कभी तो ये इनको लोगों को, अपने लोगों को जगाने की जरूरत है कि असली समस्या सामाजिक आर्थिक न्याय की समस्या है। अरे भैया हमको बहुत एक सेकंड बोलूंगा, बहुत एक सेकंड शुक्रिया। बोलूंगा, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड। कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या ईवीएम की है और कोई समस्या नहीं है। ईवीएम तो अब आई है साहब। ईवीएम से पहले समस्या नहीं थी क्या? अरे ईवीएम से पहले जो समस्या थी, आप जानते हैं ईवीएम से पहले इतनी बड़ी समस्याएं नहीं थी। हुजूर मैंने चुनाव कराया है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ सब कांग्रेस के सबसे बड़े इम्पोर्ट जो इसको बूथ कैप्चरिंग के उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको चुनाव में मैंने देखा वो किस तरह से क्या क्या धंधे नहीं करते थे। इसी देश में हासिमपुरा हुआ, मलियाना कांड हुआ, जहाँ के आपके माइनॉरिटी के लोगों को 50 आदमियों को पीएससी ने मार करके नहर में फेंका। पूरा दुनिया जानती है। मैं जवाब दूंगा, चक्कर में पड़े हैं। ईवीएम मैं मैं आपकी मानता बात का हूँ, जवाब आपकी बात सही है। वो बूथ ही नहीं सी लगने, मैं आपकी बात का मैं जवाब दूंगा और कोई नहीं जवाब देगा, मैं जवाब दूंगा। एक तरफ सिर्फ पानी दिया जाए, कहा जाए मैं आपको दूध पिला रहा हूँ, पानी दिया जाए, और एक तरफ अगर दूध में पानी मिले पीने को, तो वो बेहतर है कि आपको सिर्फ पानी दे करके कहा जाए ये दूध है पियो। तो उसी तरह की आप बात कर रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग होती थी। अरे किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक बूथ पे कैप्चरिंग हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सभी पे बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी।
और ये तो खुल्लम खुल्ला जो है ईवीएम में अपनी मर्जी से वो सेट करके रखते हैं। यहाँ तक कि जीते हुए विधायक को हार घोषित कर देते हैं, हारे हुए को जीत घोषित कर देते हैं। कितनी दादागिरी चल रही है और आप फिर उसी तरह उनकी कर रहे हैं जिस तरह से नकवी साहब, मायावती। हेलो, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आज हमारा कार्यक्रम जितने समाप्ति की ओर है। हेलो उनके मुंह पर ताला लगा हुआ नकवी है। साहब, तो हेलो। आप अरे भाई हमको बोलने तो दीजिए, प्रोग्राम मैं रखूंगा, फिर बात करते हैं इस पर। स्पेशल प्रोग्राम मैं भाई रखूंगा हमको नकवी साहब, बोलने तो दीजिए, हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे। नहीं, तो वही नकवी मतलब साहब, मैं बात आपको कर रहे मौका हैं। दूंगा पूरा अगले प्रोग्राम में, हम इस पर ही बात करेंगे, ईवीएम पर ही नकवी बात साहब, करेंगे अगले आने वाले प्रोग्राम में। हमारा आपको पूरा मौका कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और हम सिस्टमेटिक हम बातें कर रहे हैं, बारी बारी से सबको मौका दिया जा रहा है। नकवी साहब क्षमा करेंगे कि जब भी आपकी डिबेट आती है तो आप समय मांग लेते हैं और वो कुछ भी असंवैधानिक बातों को लेकर सामने रख देते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको टोक रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। एक एक मिनट में हम सबकी बातों को हम इसमें रखेंगे, उसके बाद में इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करेंगे। दाऊ जी, अभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी के रूप में रहे हैं, जिनका एक लंबा तजुर्बा रहा, ब्रिजेंद्र सिंह जी जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनकी बातों को आपने सुना। आखिरी संदेश के रूप में जो ये भारतीय जनगणना को लेकर जो चर्चा चल रही है, इस पर आपने वक्तव्य रखें। दाऊ जी, उनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस की जिस ढंग से आलोचना कर रहे हैं वो उचित नहीं है, और जो वो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें भी वो तथ्य नहीं है। जब तक कि हम एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी मिल के काम नहीं करेंगे, तब तक के बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को जिंदा नहीं रख सकते आज के मोदी सरकार के परिप्रेक्ष्य में। तो मोदी सरकार के विरुद्ध में हम सब लोगों को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए, और इसमें ये जो जनगणना होगी उसमें हम सर्टिफिकेट मांगे, जो हम कहें वो जनगणना वाले लिखें, और तभी हम जनगणना को साकार बना सकेंगे, क्योंकि जी, जनगणना बहुत में बहुत शुक्रिया दाऊ जी, आपने अपने प्रेरक विचारों को हमारे लोगों के सामने रखा। छविलाल रात्रे जी, आप अपनी बात रखें 1 मिनट में। बहुत बड़ी विलंबी बात है, 1 मिनट तक हमारे इतना समस्या है कि हम तो घंटों भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब 1 मिनट की बात की तो बताना पड़ेगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम लोगों की जनसंख्या इस देश में 85 से 90% है, और हम एससी, एसटी, ओबीसी लोग को 6,743 जाति में बांटा गया है, उसकी गैर बराबरी पैदा किया गया है, आपस में हमें लड़ाया गया है, भाई को भाई से ही मैंने लड़ाया गया है। आज हमारे साथ में अस्पृश्यता, अमान्यता, अन्याय, अत्याचार मैंने बढ़ता गया है। आज 70 साल की आजादी में आज हमारे साथ में, आज हमारे राष्ट्रपति के साथ इस तरह से भेदभाव हुआ है, तो गैर लोगों के साथ में क्या नहीं रहा होगा। तो ये इन लोगों के साथ में हम लोगों का कभी भी सामंजस्य पैदा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भारतीय जनगणना है ये जाति आधार पर होना चाहिए। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोगों की जनसंख्या इस देश 85 से 90% है। तो ये लोग क्या है कि चुनाव के समय हमें प्रलोभन देते हैं। ये 3B के जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग हैं, ये प्रलोभन देते हैं कि आपस में मिला करके हमें हिंदू बता करके ये राजनीति करना चाहते हैं, जनगणना को सामूहिक तौर से ये करना चाहते हैं। तो उस तरह से जनगणना रूप तौर से न हो करके जातिवाद होना चाहिए, और उस आधार पे जो हमें आरक्षण बाबा साहब ने दिया है, बहुत शुक्रिया वो हमें रात्रि साहब, आपका समय समाप्त हुआ। मैं मनदीप जी से 1 मिनट में अपनी बात रखने के लिए चाहूंगा कि अपने अंतिम वक्तव्य हमारे देखने सुनने वालों को बताएं। मनदीप सिंह जी। हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो जनगणना होनी है ना आने वाले समय में, वो उसमें समाज के जो अलग अलग वर्ग है ना, उन सबको जो है वो उनके साथ में चर्चा करके उनकी जो भागीदारी, जो उनकी हिस्सेदारी, चाहे वैसे, क्योंकि जो हमारा सिस्टम पंजाब का है, वहां पर जाति वर्ण की व्यवस्था जो है वो वहां पर ऐसा मुद्दा नहीं है। मगर आपकी बातों को देखकर लग रहा है कि ये आप बहुत बड़ा मुद्दा समझते हो इस बात को। पंजाब में ऐसा बात देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि
हमारे लोग कुछ और तरह के हैं, मगर फिर भी सारे समाज के वर्गों को जो है वो इकट्ठा करके उनकी सलाह हर एक ईमानदारी से लेकर के उनकी ग्रुपिंग बना करके और उनको इकोनॉमिकली और उनके जो जाति में जिसमें भेदभाव हो रहा है उसके अच्छे के लिए जो है वो है वो करने के लिए जो है वो सभी को शामिल किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी संतोष साहू साहब जी, संतोष साहू साहब, 1 मिनट में। जी, मैं अब ये जो जाति आधारित जनगणना या जो जनगणना की बात है, इसमें मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वर्तमान भारत सरकार भारत में समस्त जातियों का एक बार जाति आधारित जनगणना कराए और जाति आधारित जनगणना में जो 32 कॉलम दिए गए हैं उसमें जाति आधारित जनगणना का कॉलम होना चाहिए ताकि लोगों के साथ 10 साल तक उनका पूरा भविष्य उस जनगणना के आंकड़े पे टिका हुआ है। लोगों को भारत के हर साल के बजट में आंकड़ा के आधार पे बजट में हिस्सेदारी मिल सके, ओबीसी को मिल सके। और मैं माननीय नंद कुमार बघेल बाबूजी जो बात बोल रहे हैं कि हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को एक होकर इस देश में अपने हक के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए करना चाहिए, उस बात से मैं सहमत हूं। और ये देश की परिस्थितियां बिल्कुल अभी बड़ा असमंजस का स्थिति हर कोई महसूस कर रहा है। तो जो सेंसेक्स है वो उसका जो प्रोफार्मा है जनगणना से पहले भारत सरकार उसको जारी करे, उसको लोग समझें, जाने। और सिर्फ भारत में जनगणना की बात है, एनआरसी, एनपीआर ऐसी कोई बातें नहीं है, सिर्फ आंकड़ा इकट्ठा करने की बात है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल और धार्मिक अल्पसंख्यकों का इस रूप में एक आंकड़ा आना चाहिए ताकि हमें जी बस मैं आपका आधा मिनट लेना चाहता हूं। और जो इतिहास काल की बातें हैं उसको भूलकर हम भारत के समस्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इससे समय समय पे धर्म परिवर्तित लोग वस्तुतः आज जो अत्यंत नई टेक्नोलॉजी आई, कल तक इतिहास में, भाषा शास्त्र में, पुरातत्व में और अब डीएनए के आधार पे हम भारत के समस्त जो आज शेड्यूल कास्ट के रूप में है या शेड्यूल ट्राइब के रूप में है या अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में है या इनसे समय समय पे धर्म परिवर्तित धार्मिक अल्पसंख्यक, चाहे वो सिख हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं या ईसाई हैं या बौद्ध हैं या जैन हैं, हम मूलतः एक वंश के लोग हैं और हमारा डीएनए एक है। तो फिर भी भारत की व्यवस्था के आधार पे जाति को एक बार आधार बना के जनगणना कराई जाए, ऐसा मैं आपके बीओएम टीवी के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं अंतिम टिप्पणी हमसे ले लीजिए के पास जाना चाहूंगा। अंतिम टिप्पणी हमसे लेंगे अंतिम टिप्पणी। जी जी बोलिए। जनगणना नहीं होगी और सामाजिक क्रांति लाने के लिए केवल ईवीएम का एक मुद्दा है, इसी मुद्दे को रखोगे तो ठीक है, वरना और कुछ इससे आगे और हल है। मैंने अंतिम टिप्पणी दे दिया। जी धन्यवाद नकवी साहब। ब्रिजेश सिंह जी अपनी अंतिम टिप्पणी दें, उसके बाद कार्यक्रम की समापन करें। नहीं, नकवी साहब ने वाकई में बात तो सही कही है, बड़ा सीरियस बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज ये है कि जनगणना में फैक्ट, सच्चाई तो सामने आए, वो लोग सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते। तो मैं इस बात से साहू जी की बात से सहमत हूँ कि पूरा डाटा कलेक्ट होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जनगणना इसलिए नहीं होगी कि जनगणना करने पर जो मेन उसमें जो षड्यंत्रकारी है उसकी गिनती मालूम पड़ जाएगी। आप कैसे जो है आशा करते हैं? नकवी साहब हमारे कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है और आपका समय हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। बहरहाल हमारे इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों ने अपनी कीमती समय देकर हमारे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी वक्तव्य रखे। साहू जी को संतोष साहू जी कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो बातें हुई इन बातों का कंक्लूजन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय बाबूजी नंद कुमार बघेल जी चूंकि बहुत सारी परिस्थितियों को जिए हैं, उनको वास्तविक अंदाजा है। आज के कार्यक्रम को समापन उनका जो मत है उसको लेके करना चाहिए। जी धन्यवाद। जी जी। एक तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को यदि जितना रखना है
तो ये जनगणना नहीं होने जानी चाहिए। और हम लोगों को SC, OBC एंड माइनॉरिटी मिल करके एक संघर्ष करना चाहिए और दिल्ली पर फतह करना चाहिए, और उसके बाद संविधान बनाए, उसके बाद जनगणना कराएं। जी, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, विजेंद्र पाल सिंह जी को, शहीद नकवी जी को, संतोष साहू जी को, छवि लाल रात्रे जी को, और सभी मेहमानों ने अपनी कीमती समय देकर इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने ख्याल रखे। आने वाले समय में फिर आप सब लोगों से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें वॉइस ऑफ मानवता चैनल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम जोहार। जय जय भीम जोहार।